एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट? लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके अलावा ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट हुए। कैसे वेस्ट हुए? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अलावा एक्सेस वाटर जो आपकी बॉडी का होता है, CO2 भी हमारा क्या है, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है जो लंग्स से निकल रहा है। और क्या है, कुछ आयंस भी हमारी बॉडी से निकल रहे हैं जो हमारे स्वेट्स के थ्रू निकल रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इन्हीं के रिमूवल को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल क्लियर था। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। The main excretory organ, the main excretory organ in human body is a pair of kidney, बट अगर हम बोलें कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो हम ऐसे लेबल करके लिख सकते हैं। एक पेयर तो होता है हमारे पास किस चीज का? किडनी का। दूसरा क्या होता है आपके पास? पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। एक आपके पास क्या होता है? यूरेनरी ब्लैडर होता है। और एक आपके पास यूरेथ्रा होता है। यही होते हैं। कोई डाउट? एक पेयर में आपके पास किडनी है, दो यूरेटर है, एक आपके पास स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर है, और एक आपके पास ओपनिंग है इजेक्शन के लिए, जिसको आप क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको डायग्राम बताया था। यहां तक कोई डाउट? अब मैं साथ साथ में थ्योरी भी लिख रहा हूं, तो आपको क्या लिखना है, कितना याद करना है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर मैंने एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम बनाने का सिंपल सा ट्रिक क्या था? पहले दो पाइप आप ऐसे बना लें, बराबर से, क्योंकि आपकी बुक में इसकी लेबलिंग दी गई है। कल मैंने यहां पर इसको आर्टरी मेंशन कर दिया था, बट एक्चुअली इसको आप जो अरोटा आ रही है इसको बोलते हैं डॉर्सल अरोटा। क्या बोलते हैं? डॉर्सल। और यहां पर जो वेन्स है, किडनी बॉडी के लोअर पार्ट में सिचुएटेड है या अपर पार्ट में? लोअर पार्ट में। तो ये वेन्स कौन सी होगी? इंफीरियर होगी या सुपीरियर होगी? तो ये कौन सी वेना कावा है? वेना कावा। और मैंने बताया था एक अरोटा से क्या निकलती हैं? आर्टरीज निकलती हैं। और वेना कावा से क्या निकलेगी? वेन्स निकलेगी। क्योंकि ये किडनी के पास जा रही हैं, तो इस आर्टरी को आप क्या बोल सकते हैं? रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। तो हर एक किडनी के पास आपकी एक आर्टरी जाएगी और एक क्या जाएगी? वेन्स जाएगी। तो ये जो आपकी एक है, जो जिसको आप मान लीजिए आर्टरी बोल रहे हैं, तो ये कौन सी आर्टरी है? रीनल
आर्टरी है, और अगर ये वेन्स है तो ये कौन सी वेन है? रीनल वेन्स। फिर यहां पर आपकी एक ग्लैंड लगी होती है, कोई नाम बताएगा मुझे? इसका काम क्या होता है, कोई बताएगा? ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाएं यहाँ पर या एग्जाम हो तो आपके पेट में जो गुड़गुड़ होने लगती है, या कोई सामने ऐसा आदमी आ जाए जिसके साथ हमने कुछ गलत किया है और हमको 2 थप्पड़ मारने आ जाए, तो जो उस समय पेट में हलचल हो रही है वो किस हार्मोन की वजह से हो रही है? यहां से एक हार्मोन निकल रहा है, एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोल सकते हैं। फाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं? मान लीजिए तुम आप और आपकी लड़ाई हो गई, दोनों लोगों की लड़ाई हो गई। अब उस समय आपके अंदर एक ट्रिगर हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा। कहते नहीं, किसी के ऊपर दिमाग खराब हो जाए तो गुस्सा आने लगता है। तो उस समय जो आपकी बॉडी को ट्रिगर कर रहा होगा हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन होगा? वो भी क्या होगा? एड्रेनलिन होगा। बट अगर वो सामने वाला इंसान ज्यादा ताकतवर हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जल्दी से यहां से भाग लो। तो फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट दोनों कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रेनलिन। कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। फिर मैंने बताया था यहां से पेयर ऑफ क्या निकलते हैं? यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर निकलते हैं। पेयर ऑफ यूरेटर जाकर के आपके किससे जुड़ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। ये आपका क्या है? यूरेटर है। कहां से मिल जाता है? यूरिनरी ब्लैडर से। फाइनली एक इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब यहां पर मैंने बताया था किडनी में 2 पार्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं? मेडुला। अब एक किडनी को आप बाहर निकाल लीजिए, मैंने बाहर निकाल के कल आपको बताया भी था। मेडुला में आपके क्या होते हैं? मेडुलरी पिरामिड होते हैं। मेडुलरी पिरामिड के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? कौन सा कॉलम? रीनल कॉलम। एक और नाम है उसका कॉलम ऑफ बर्टनी, याद रखना, ठीक है। होता क्या है बेटा, मैंने क्या बताया था, यहां पर आपके होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या नाम है उसका? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक जो केवल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है, क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल। और जो आपका मेडुला वाले हिस्से तक है, जक्स्टा मेडुलरी। नेफ्रॉन। अब ये हिस्सा मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम। आपका नेफ्रॉन आपका कहां पर है? यहां पर है। नेफ्रॉन ने बेटा यहां से आपका यूरिन बना होगा, यहां से फिल्टर हुआ होगा, और फिर ये फिल्टर होकर सारी ओपनिंग एक जगह पर मिल रही होंगी। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको मान लीजिए आप कैलिक्स। क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। अच्छा, कैलिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, इस घर से आपकी छोटी छोटी नालियां निकल रही हैं, ये है माइनर कैलिक्स। क्या है? माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स जा करके एक बड़े नाले में खुलती हैं, जैसे घर की नालियां भी कहां पर जा करके एक बड़े नाले में खुल जाती हैं। उस एरिया को आप क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। तो कैलिक्स में भी 2 पार्ट है, मेजर एंड माइनर। और आगे वाला पार्ट जो ये ब्रॉड पार्ट है, इसको मैंने क्या बोला था? पेल्विस। क्या बोला था? पेल्विस भाई है आपका।
फिर यहां से आर्टरी अंदर गई होगी, यहां से वेन्स अंदर गई होगी, यहां से आपका यूरेटर अंदर गया है। ये पूरा एरिया जहां से तीनों चीज की एंट्री हो रही है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। फिर किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। सारे पार्ट आपको क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में आपके एकदम बैठ चुके हैं। आगे बढ़ें। फिर मैंने अगला टॉपिक आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बताया था, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, एक को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, और दूसरा रीनल टिब्यूल्स। रीनल्स टिब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपलरीज, एक कैपलरीज का गुच्छा है। और रीनल टिब्यूल्स, उसके नीचे वाला पार्ट जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है? रीनल टिब्यूल्स। कहीं पर कंफ्यूजन होगा आज पूछ लेना, आज आखिरी है। मैं एक बार पढ़ा देता हूं, दूसरी बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपसे बोला है ये पूछ लिया करो। लेबल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल। ये जाता है, एक टफ्ट ऑफ कैपलरीज यहां पर होती हैं, टफ्ट ऑफ इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? अब ग्लोमेरुलस जा करके यहां पर एक कप शेप स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज होता है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये तो नेफ्रॉन है, ये बगल में ब्लड वेसल्स चल रही है। यहां से अफरेंट लेकर आई थी, लेकर निकलती कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट। इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक। उसके बाद यहां पर जा करके ये कैपलरीज का कह सकते हैं एक बाउंडेशन बन रहा है। कैपलरीज आकर के यहां से उलझ रही थी इस एरिया में। कैपलरीज को हम क्या बोलते थे? पेरी ट्यूब्यूलर कैपलरीज। क्या बोलेंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज जब नीचे जा रही थी, जिसको आप हेयर पिन लूप या फिर वासा रेक्टस बोलते थे। क्या बोलते थे? वासा रेक्टस। कई जगह पर इसको वासा रेक्टा लिखा होता तो कोई गलत नहीं है। फाइनली ये जा करके आगे वेन्स, रीनल वेन्स से जाकर के जुड़ जाती है ब्लड वेसल्स। आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपलरीज, कैपलरीज वापस जाकर वेन्यूल्स, फिर वेन्स। ठीक, ये एरिया जो पास में था बोमेन्स कैप्सूल के और कन्वोलेटेड था, इसको हम क्या बोलते थे? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। नीचे वाला पार्ट जो हमारा नैरो पार्ट था, लूप के फॉर्म में था, क्या बोलते थे? लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, सॉरी, ठीक। फिर फाइनली
जब यहां पर आ रही थी हमारी नेफ्रॉन की वेसल्स, इसको हम क्या बोलते थे, ट्यूब्यूल्स को, डीसीटी। और डीसीटी किससे मिलती थी, कलेक्टिंग डक्ट। मैंने बताया था एक कलेक्टिंग डक्ट से कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहां से एक नेफ्रॉन जुड़ा है, इस जगह से दूसरी जगह दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहां से कोई तीसरा नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ये सारे नेफ्रॉन का कलेक्शन ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये चीज ध्यान रखिए, ये एरिया ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल प्लस कैप्सूल, इसको बेटा हम बोल देते हैं मैल्पिगियन बॉडी। क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन टिब्यूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैल्पिगियन टिब्यूल्स हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दूसरे एनिमल का, तो हम क्या नाम देते हैं इसको, मैल्पिगियन बॉडी, ठीक। या रीनल कार्पसल्स, इसी को क्या बोल देते हैं, रीनल कार्पसल्स, ठीक, क्लियर। वासा रेक्टा यू शेप ब्लड वेसल्स है जो लूप ऑफ हेनले के पास से जा रही है, ठीक। ब्लड वेसल्स है जो आपकी लूप ऑफ हेनले से यू शेप बनाते हुए निकल रही है, उसको आप बोल रहे हैं वासा रेक्टा, ठीक। अच्छा ये बताइए, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा गहरा नहीं होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा डीप नहीं होगा, तो वहां पर वासा रेक्टा आपको मिलना मुश्किल है, ठीक। वहां पर वासा रेक्टा नहीं होगी, ब्लड वेसल्स यहीं से डायरेक्टली आपकी निकल जाएगी, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, मैंने बताया था। स्टेप्स बताइए, स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। तुम बताओ। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और लास्ट सिक्रीशन। तीसरा स्टेप क्या है, समझिए। ध्यान दीजिए, इधर ब्लड आया है, ब्लड में आरबीसी है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, प्लस क्या है, प्लाज्मा है, ठीक। प्लाज्मा माइनस मेजर प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर से जो बड़े बड़े मेजर प्रोटीन होंगे वो यहां पर फिल्टर नहीं होंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, मेजर प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मेजर प्रोटीन ही अगर फिल्टर हो जाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर हमने क्या बताया था, 1100 to 1200 ml blood reaches the nephron। ये कितना परसेंट होता है कार्डियक आउटपुट का, 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। यहां पर आया। अच्छा ये कितनी देर में आ रहा है, 1100 से 1200
ml जो मैंने बताया ये पर मिनट आ रहा है ना, कितना आ रहा है पर मिनट, ठीक। तो ये पूरा दिन काम होता रहेगा। पूरे दिन जो आपकी बॉडी में फिल्टर होने के बाद ब्लड से एक बार में जो फिल्टर हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लड नहीं फिल्टर होता है, केवल 125 ml फिल्ट्रेट बनेगा। कितना बनेगा 125 ml फिल्ट्रेट बनेगा पर मिनट। इस ब्लड से कितना चीज फिल्टर होकर आ रहा है नेफ्रॉन में 125 ml, और इसको हम क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब 125 कैलकुलेशन करो ml पर मिनट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो पूरे दिन में कितना आएगा पर डे, अगर इसको निकालो कैलकुलेट करो कितना है बनेगा, कितना 180, कितना। अगर इतना फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल जाए तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाएगा, निपट जाओगे। पहली चीज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 180 लीटर फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा कहां है, कहीं इकट्ठा नहीं है। वही ब्लड बार बार आकर फिल्टर हो रहा है, तो एक अमाउंट बताया गया है, ठीक। हर मिनट में 120 ml फिल्टर हो रहा है, बाकी ब्लड तो दोबारा से सर्कुलेशन में आ जा रहा है ना, और वो बार बार फिल्टर होता जा रहा है, बार बार फिल्टर हो जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा अगर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए तो भैया दिक्कत हो जाएगी कि, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आपका फिल्टर हुआ था, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद इधर पर ml आपकी बॉडी से 1.25 ml यूरिन बना। कितना बना 1.25 ml। पूरे दिन में कितना होगा, अगर पूरे डे से कैलकुलेट करो पर डे, अगर 1 मिनट में आपकी बॉडी में इतना यूरिन बन रहा है तो पूरे दिन में कितना बनेगा, लगभग 1.5 लीटर के आसपास। कितना, इससे ज्यादा टॉयलेट करते हो, हाँ इससे ज्यादा टॉयलेट करते हो तो किडनी चेक करवाओ, ठीक है। तो ये तो एक जनरल बता दिया मैंने आपको, बट यूरिन का फॉर्मेशन आपके वाटर इनटेक के ऊपर भी डिपेंड होगा। अभी मान लीजिए आपने ये अमाउंट पढ़ लिया मुझसे, उसके बाद कहोगे नहीं मुझे सर को गलत साबित करना है, घर जाके गड़गड़ा के पानी पी लो, गड़गड़ा के पानी पी लो और कुछ ऐसी टेबलेट ले लो जिससे लगातार यूरिन आए, और फिर कल 5 लीटर वाला डिब्बा इकट्ठा करके आओ, तो ये काम मत करना, ठीक है। हाँ, जो अदर वर्क कर रहा है, एथलीट्स हैं जो ज्यादा पानी ले रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी से वाटर का लॉस भी तो हो रहा है उस अमाउंट में, ठीक। अगर आप ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी सेल को पानी की मात्रा भी तो ज्यादा लगेगी, ठीक। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारा जो फिल्ट्रेट होता है, या प्लाज्मा माइनस प्रोटीन जिसको हमने फिल्ट्रेट बोला है, ठीक, वो किस किस लेयर से आपके गुजरेगा, लेयर का नाम बताइए। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, फिर दूसरी लेयर कौन सी होती है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर, जिसका नाम क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी लेयर आपकी होती है बेटा एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब समझिए, जब बोमेन्स कैप्सूल से ये फिल्ट्रेट हो रहा होगा तो बोमेन कैप्सूल में आपने देखा कि 2 लेयर है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। और यहां पर बोमेन्स कैप्सूल में एक कह सकते हैं प्रोजेक्शन या सेल्स पाई जा रही हैं, और उनके बीच बीच में जगह है, इनको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं,
पोडोसाइट्स या फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, बुक में फिल्ट्रेशन स्लिट भी हो सकता हो लिखा हो। अब यहां से आपका फिल्ट्रेट आएगा, कितना आया था 125 ml। इसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, इससे जो आपकी रीएब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेप क्या स्टार्ट होगा आपका, रीएब्जॉर्प्शन। तो मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पीसीटी के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, पीसीटी के थ्रू हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन या फिर मेजर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, पीसीटी के थ्रू हो रहा है। जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो चले गए थे, आपका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ आयंस और कुछ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज आपका पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द पीसीटी और डीसीटी। दूसरा एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, पीसीटी या डीसीटी से। पर डीसीटी से जब जरूरत होती है तभी रीएब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए यहां से जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। is done by DCT। ठीक, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये नीचे वाला पोर्शन क्या रीअब्जॉर्प्शन में रोल नहीं प्ले कर रहा है, मेजर रोल नहीं प्ले करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। मेनली रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है, पीसीटी और डीसीटी से। ठीक, और लास्ट स्टेप क्या होगा, जब पूरी तरीके से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा। सिक्रीशन कितना होगा, लगभग 1.25 ml पर मिनट। आया था 125 ml, एक पॉइंट लग गया बस। ये 3 स्टेप आपने समझ लिए। अब जो आप देख रहे थे कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है, कंसंट्रेट करना पड़ रहा है किस चीज को, आपको यूरिन को। ठीक, तो वो इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, या इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझिए, मैंने क्या बताया था आपका, नेफ्रॉन के साथ में ब्लड वेसल्स लगी थी। अब मैं नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स को अलग किए ले रहा हूं, मतलब दोनों उलझे हुए तार थे, दोनों को अलग अलग किए ले रहा हूं। ठीक है, समझो। ये समझ में नहीं आता है, बहुत 11th तक नहीं समझ में आएगा। 11th में है और बहुत ज्यादा टफ लगता है लोगों को काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ध्यान देना। ये मान लीजिए हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में आपका क्या है, ये डीसीटी है और ये क्या है, सॉरी ये आपका नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये वाला लूप ऑफ हेनले जो है ओनली परमिएबल फॉर वाटर, केवल किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। यहां बगल में कलेक्टिंग डक्ट बना लो। और ये वाला जो आपका एरिया है ओनली परमिएबल फॉर NaCl, NaCl मतलब सॉल्ट के लिए। ठीक, यहां पर कुछ लाइन ड्रॉ कर लो।
अभी समझ में आएगा कैसे कंसंट्रेट हो रहा था। इधर लिख लीजिए ऑस्मोलैरिटी। यहां पर 300 मिली ऑस्मोल, यहां पर 600, जैसे नीचे जाएंगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी 900 और ये 1200। ये वाला एरिया अगर मेनली देखा जाए तो ये अपर पार्ट है किडनी के, ये कॉर्टेक्स वाले एरिया में होना चाहिए, मेडुला वाले हिस्से में होना चाहिए, तो ये आउटर कॉर्टेक्स में होना चाहिए हिस्सा, ये मिडिल में होना चाहिए, या फिर आउटर मेडुला वाले पार्ट में होना चाहिए, और ये वाला इनर मेडुला में अंदर तक धंसा होगा। यहां से आपका फिल्ट्रेट आया था, ठीक। अब फिल्ट्रेट आया 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 आया, ये वाला एरिया क्या है, क्या लिखा है, यहां से एक्स्ट्रा पानी आपका H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया, कहां पर जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, जो हमारा यूरिन का फ्लो है या फिल्ट्रेट का फ्लो है वो कहां है आपका, पीसीटी, पीसीटी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पर जो हमारे ब्लड का फ्लो चलता है बेटा, वो इसके जस्ट अपोजिट चलता है। ब्लड का फ्लो जो चल रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट चलेगा। तो अगर कोई दो फ्लूइड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। अब होगा क्या, वाटर जो एक्स्ट्रा था निकाल के डाल दिया। अब ये वाला एरिया मैंने क्या बताया, यहां से केवल क्या निकलेगा, NaCl, NaCl। अच्छा यूरिन में यूरिया तो प्रेजेंट था, कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया यहां पर निकाल लेती है बॉडी, जिससे क्या होगा, इस वाले एरिया में सॉल्ट कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब ये NaCl देखो कहां पर डाल दिए जाएंगे, ये NaCl जो यहां पर ब्लड वेसल्स आपकी लगी थी इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। NaCl जो निकाला गया था इस ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया गया। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा NaCl डाल दिया तो ब्लड के अंदर NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ गया, पर जैसे ही ये ब्लड ऊपर की ओर आएगा ये NaCl दोबारा यहां पर मेडुला वाले एरिया में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, नीचे वाले एरिया में कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा हो गया। अगर कहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है तो वहां पर पानी का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाए। तो इसी वजह से जब नीचे से ऊपर की ओर पानी जा रहा है, यूरिन जा रहा है, तो नीचे जाते 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 पूरी तरीके से कंसंट्रेट हुआ, फाइनली वो ऊपर आया और ऊपर जाने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट से मिल गया। ठीक, तो यहां पर केवल सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखने के लिए बॉडी ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया है कि ब्लड को एक दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करवाया है, यूरिन को एक दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करवाया है, और NaCl और यूरिया की हेल्प से जो हमारा फिल्ट्रेट था उसको मैक्सिमम जितना कंसंट्रेट किया जा सकता था कंसंट्रेट कर दिया है। और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, अगर यहाँ पे ब्लड ना होता तो क्या होता? अगर ब्लड वेसल्स ना होती, अगर ब्लड वेसल्स ना होती तो यहां पर सॉल्ट इकट्ठा हो जाता, डाला कहां जाता। ये जो एरिया है टिश्यू एरिया है ना, अगर कहीं पर मान लीजिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि यहां पर अगर दूसरी वेसल्स ना होती तो क्या होता। हम एक हाइपोथेटिकली इक्वेशन लिए ले रहे हैं। मान लो एक सेल है या एक वेसल्स है, ठीक, इससे हाई अमाउंट यहां पर क्या डाल दिया गया है, NaCl डाल दिया गया है, NaCl डाल दिया गया है, डाल दिया गया है। अब NaCl डाल दिया गया है, इस NaCl को ले जाने वाला कोई भी कंपोनेंट आसपास नहीं इकट्ठा है, तो
क्या होता है, आपने 9th क्लास की उसमें सेल चैप्टर में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक पढ़ा था। तो यहां पर जब NaCl निकल गया होगा तो पानी क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा। जब NaCl पानी से निकल गया है तब पानी ज्यादा हो गया और बाहर क्या हो गया है, NaCl ज्यादा हो गया है। अब ऐसे में जब टिश्यू के अंदर NaCl बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो टिश्यू इसके अंदर से पानी को खींचना स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा, और यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा होने लगेगा, सूजन आ जाएगी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और इस फ्लूइड को निकालने वाला बगल में कोई वेसल्स है ही नहीं। समझे, बायो कनेक्टेड है, जो आपका बताया गया था वहां पर 9th क्लास में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, अभी भी है। अब क्वेश्चन करूं, कर सकता हूं। यूरेटर का नंबर कितना होता है, 2। किडनी के ऊपर ग्लैंड कौन सी होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उसका एक और नाम होता है। वेरी गुड, एक और नाम होता है, 2 नाम है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक, किडनी के अंदर अगर हम किडनी का TS काटें, उसको काट के देखें तो उसके आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे, इनर पार्ट, जो ट्रायंगुलर शेप होगा उसको क्या बोलेंगे, बीच में जो मेडुला में, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, जिससे पूछा जाए उसी को बताने दो। देखो, इससे क्वेश्चन करने से क्या होता है, जैसे आपको कल थोड़ा सा वो था, पर क्वेश्चन करने से आपके दिमाग में, माइंड में वो कॉन्सेप्ट रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। और दिमाग पे क्या बोलेंगे उसको, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच की जगह को रीनल कॉलम। एक और नाम मैंने उसका बताया था पढ़ाते समय, कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक, वहां से कलेक्ट करके जब यूरिन नीचे आ रहा है तो किस एरिया में जा रहा था, छोटी नालियां जो थी उसको क्या बोलते थे, पिरामिड से ये जो फिल्ट्रेट नीचे आ रहा था, मैंने एक छोटी नाली बड़ी नाली वाला एग्जांपल दिया था पढ़ाते समय, उस छोटी नाली को क्या बोलते थे, याद है, माइनर कैलिक्स। बड़ी नाली को, दोनों जाकर मिलते कहां पर थे, किस एरिया में, पेल्विस में। ठीक, पेल्विस आगे जाकर खुलता कहां पर है, यूरेटर। यूरेटर कहां पर जाकर खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेरी गुड। ठीक, तो बात तो सही, एक ही चीज तो है, कोन के शेप का बोल दो, पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड मेडुला वाले पार्ट में है तो उसको मेडुलरी पिरामिड बोल दें, और अगर उसके शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिरामिड का शेप कैसा होता है, कोनिकल ही तो होता है। ठीक, फिर वर्क बताते हैं। ठीक, कॉर्टिकल रीजन का मेन वर्क क्या हो सकता है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस होता है, वहां पर कौन सा स्टेप होता था यूरिन फॉर्मेशन का, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो जो हमारा कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो मेनली किस रोल में होगा, फिल्ट्रेशन में। ठीक, जो हमारा मेडुला वाला हिस्सा है उसमें मेनली कौन सा पार्ट था आपका, वासा रेक्टा, और नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनले, दोनों मिलकर क्या करते थे, यूरिन फॉर्मेशन करते। तो ये सिक्रीशन और यूरिन फॉर्मेशन में मेनली रोल किसका है, कॉर्टेक्स का क्या, मेडुला का, मेडुला का। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में, कौन कौन से पार्ट मेडुला में है, बताइए कौन कौन से पार्ट नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स में होंगे, कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबली नेबुला में होंगे, मेडुला में होंगे। चलिए, ठीक, हाँ, पीसीटी, डीसीटी, अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल्स, ये आपके कहां पर होंगे, कॉर्टेक्स वाले एरिया में होंगे, बाकी सभी चीजें क्या होंगी, मेडुला में होंगी। कलेक्टिंग डक्ट भी कहां पर होगी, मेडुला में होंगी। ठीक, नेफ्रॉन के 2 पार्ट कौन कौन से बताए थे, हाँ, वेरी गुड,
नेफ्रॉन के टाइप कितने बताए थे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके टाइप कितने थे? मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक। किडनी का वेट कितना होता है? अप्रॉक्स बताओ। 120 टू 150 170 के आसपास, ग्राम के आसपास। लेंथ कितनी होती है? ठीक, हो गया।